हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और थैंक यू सो मच इतना सारा कमेंट करने के लिए और बताने के लिए कि आप लोगों को अच्छा लगा है। और हाँ, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए मैं बता देती हूँ। स्टोरी ना बीच बीच से ही मैंने बोला था, मतलब वहाँ से कुछ कुछ पार्ट मिसिंग था। जैसे कि मैडम यूँ कह रही थी कि वो अपने बेटे को लाने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद मैंने कुछ कहा ही नहीं कि वो गई या नहीं, लाए या नहीं। और उसके बाद सडनली मैंने विंग को दिखा दिया था। तो ये स्टोरी है, ऐसे ही स्टोरी है। बीच बीच से फ्लैशबैक के थ्रू आपको बताया जाएगा कि उस टाइम पर क्या हुआ था, कहाँ से क्या हुआ, विंग कहाँ पर गया है, कैसे विंग उस कमरे में पहुंचा है, ये सब फ्लैशबैक के थ्रू आपके पास आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, कुछ मिसिंग नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ओमेगा वर्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग एक 5 स्टार होटल में किसी के साथ नाइट स्पेंड करता है। उसे नहीं पता ये शख्स कौन है, और उसे पता है कि उसका लाइफ बर्बाद हो चुका है। और ये बर्बाद करने वाला ना ये शख्स नहीं है, विंग को ये भी पता है, ये तो कोई और है। विंग उस इंसान की तरफ एक बार देखता है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था, जिसे उसने अपना वर्जिनिटी दिया था। देखने के बाद विंग उस कमरे से निकल जाता है और फिर उस होटल से निकल जाता है, जबकि अभी सूरज भी नहीं उगा था, अंधेरा था। उस टाइम को विंग उस होटल से निकल गया था। अभी लगभग 5 बज चुके थे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, मतलब उगा नहीं था लेकिन आसमान साफ हो गया था। इस वक्त उस होटल कमरे में सोए हुए इंसान का नींद टूट जाता है। वो इंसान इसी वक्त उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना सोए, वो इंसान 5 बजे ही उठेगा। तो वो इंसान उठता है, उसका सर भी दुख रहा था बहुत ज़्यादा। वो अपने सर को मसलते हुए उठता है। उठने के बाद पूरे कमरे को देखता है। वो इंसान, उसे सब कुछ याद था, कल रात क्या क्या हुआ था। वो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि कल रात जो कुछ भी हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था उसके साथ। वो इंसान उस खाली कमरे को देखकर समझ गया था कि वो ओमेगा इस कमरे से निकल चुका है, वो चला गया है। तभी उस इंसान के फ़ोन में किसी का कॉल आया और वो इंसान उस कॉल को पिक भी करता है। करने के बाद दूसरे तरफ से किसी ने कहा, वांग जी कहाँ पर हो तुम? पूरी रात तुम घर नहीं आए, पार्टी से भी गायब हो गए थे, तुम ठीक तो हो ना? तो ये इंसान और कोई नहीं, लान वांग जी है। वांग जी ने कहा, हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ लान शिचैन थे, लान वांग जी का ब्रदर। लान शिचैन कहते हैं, वांग जी बट तुम बताओ तो सही, तुम कहाँ पर थे और अभी तुम हो कहाँ पर? यह सुनकर वांग जी ने कहा, ब्रदर मैं आपसे ऑफिस में आके बात करता हूँ। ये बोलकर वांग जी ने कॉल को कट कर दिया। और फिर वांग जी ने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा कि कुछ कपड़े लेकर आए वांग जी के लिए। वो सेक्रेटरी तो हैरान हो गया था, क्या कपड़े लेकर जाओ, वो भी होटल में? मतलब हाँ, ऑफिस से घर कई बार ऐसा हुआ है कि वांग जी का जो सेक्रेटरी है ना वो कपड़े लेकर जाया करता था, क्योंकि ऑफिस वांग जी का एक परमानेंट होम था, वो कभी कभार ही घर जाया करता था। लेकिन ये एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था, ये शायद फर्स्ट टाइम है। बट वो सेक्रेटरी ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, उसने बस हाँ कर दिया था और वो अपने काम में लग गया था। वांग जी उठता है और बेड को देखता है। बेड पूरा मेसी हो चुका था, बेड पर ब्लड था, ब्लड के स्टेन्स बेड पर जगह जगह पर था। ये देखकर वांग जी थोड़ा हैरान होकर कहता है, अपने में ही वो कहता है, क्या वो ओमेगा वर्जिन था? वांग जी कुछ सोचते हुए सीधा वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होने लगा। फ्रेश होने के बाद वांग जी बाथरोब पहनकर बाहर आया और मैनेजर को कॉल किया, मतलब इस होटल का जो मैनेजर है ना उसको कॉल किया। वो मैनेजर दौड़ा दौड़ा आता है, क्योंकि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉल था, लान वांग जी का कॉल, वो भी इस होटल के एक नॉर्मल से स्वीट से। क्योंकि
इस होटल का सबसे महंगा जो स्वीट है ना, उसको लैंड कॉरपोरेशन की तरफ से हमेशा बुक किया जाता है। ये होटल चाइना का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, जहाँ पर बड़े बड़े पार्टीज़ को अरेंज किया जाता है। तो लैंड कॉरपोरेशन के भी बहुत सारे पार्टीज़ इवेंट यहाँ पर होते रहते हैं। इसीलिए इस होटल का जो सबसे महंगा और सबसे लग्जरियस स्वीट है ना, उसको बुक किया रहता है। वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है, वो बस लान वांगजी या फिर लान शिचैन, लैंस का जो मेन फैमिली मेम्बर्स है, अंकल कुरैन, ये तीनों ही जब आते हैं तो रेस्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ये नाइट स्पेंड नहीं करते हैं। और आज लान वांगजी का कॉल आया इस होटल के एक नॉर्मल से स्वीट से, तो वो मैनेजर एकदम दौड़ा दौड़ा गया था वहाँ पर। जाने के बाद वो मैनेजर तो हैरान हो गया था लान वांगजी को स्वीट में देखकर, और फ्रेश होकर एकदम लान वांगजी बाहर आया था एकदम बाथरोब पहनकर। वांगजी उस मैनेजर को देखता है। वो मैनेजर घबराया हुआ था वांगजी को देखकर। लान वांगजी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बस लैंड कॉरपोरेशन ही नहीं है जिसकी वजह से लान वांगजी को सब पहचानते हैं, बल्कि लान वांगजी का खुद का भी एक पहचान है। लैंड कॉरपोरेशन चाइना का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट कॉरपोरेशन है। लैंड कॉरपोरेशन को वर्ल्ड में गिने चुने जो बड़े कंपनीज है उनमें गिना जाता है, बट लान वांगजी उन्हें वर्ल्ड के सबसे हैंडसम और यंगेस्ट बिजनेसमैन्स के लिस्ट में सबसे पहला पोजीशन मिला हुआ है। साथ में लान वांगजी का एटीट्यूड भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए वो मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। लान वांगजी ने बहुत ही कोल्डली पूछा, इस स्वीट को कल किसने बुक किया था? वो मैनेजर थोड़ा हकलाता है और फिर बोलता है, सर मैं चेक करके बताता हूँ। लान वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, कल रात से लेकर आज सुबह तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए, होटल के एंट्रेंस का भी और इस कॉरिडोर का भी। यह सुनकर कुछ देर के लिए मैनेजर तो देखता रह जाता है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है, बट मैनेजर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लान वांगजी को ऑफेंड वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैनेजर ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो वहाँ से चले गए। उतने देर में वांगजी का सेक्रेटरी भी आ गया था, सॉन्गलैन को देखकर वांगजी सीधा बिना किसी रिएक्शन के होटल के उस स्वीट के अंदर वो चला गया था। सॉन्गलैन भी पीछे पीछे गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सॉन्गलैन ने वांगजी के क्लोथ को वांगजी के सामने दिया। वांगजी ने उन क्लोथ को लिया और वो सीधा वॉशरूम में चला गया चेंज करने के लिए। वांगजी चेंज करके आया, वो एकदम ड्रेस होके आया था, एकदम ड्रेसअप होके आया था। यहाँ से वो सीधा ऑफिस के लिए निकलेगा। सॉन्गलैन आसपास देखता है, इस रूम का हालत ठीक नहीं है, साथ ही में बेड। सॉन्गलैन साफ साफ देख पा रहा था कि बेड किस हालत में है और बेड पर खून भी है। और सॉन्गलैन कोई बच्चा नहीं है। सॉन्गलैन वांगजी की तरफ थोड़ा सा हैरानी से देखता है, क्योंकि लगभग 6 साल हो गए हैं सॉन्गलैन को वांगजी के साथ रहते हुए, बट सॉन्गलैन ने वांगजी को किसी भी ओमेगा के साथ क्लोज होते हुए नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। सॉन्गलैन क्यूरियस था, बट वो अपने बॉस को सवाल नहीं कर सकता है। वांगजी जो कि रेडी होकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था उस मैनेजर का। सॉन्गलैन को समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए इंतज़ार कर रहा है वांगजी, क्योंकि उसको नहीं पता था ना। बट वो मैनेजर आया, एक पेन ड्राइव वांगजी को दिया और वांगजी को ये भी मतलब एक डिटेल्स होता है ना कि रूम बुक करने पर किसने किया, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, उसका भी एक डिटेल्स वांगजी के हाथों में दिया। देने के बाद उस मैनेजर ने कहा, इस स्वीट को मिस्टर वेन ने बुक किया था, कल सुबह उन्होंने बुक किया था और शाम के टाइम वो आए भी थे। यह सुनकर ना वांगजी को थोड़ा अजीब लगा और उससे गुस्सा भी आ रहा था। उसको ये लगा कि शायद वेन कॉरपोरेशन कुछ मतलब वेन कॉरपोरेशन का काम बहुत ही घटिया होता है, वो ऐसे ही काम करते हैं, वेन कॉरपोरेशन का कोई चाल तो नहीं है ये। वांगजी के दिमाग में ये आया और सॉन्गलैन भी समझ गया था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उस मैनेजर की बातों को सुनकर उसके दिमाग में भी ये आ रहा था, क्या वेन कॉरपोरेशन का कोई चाल है, क्योंकि वेन कॉरपोरेशन ऑब्वियसली हर टाइम लैंड कॉरपोरेशन से ऊपर उठने की कोशिश करता रहता है, बट उनका काम सही नहीं है, वो ढंग से काम नहीं करते, इसीलिए कभी वो लैंड्स को ओवरटेक नहीं कर पाते हैं। वांगजी कुछ कहता नहीं है, वो सीधा
उस होटल से निकल जाता है सॉन्गलैंड के साथ और ऑफिस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमें जियांग हाउस का दिखाया जाता है, जहां पर मैडम यू विंग को अपने सामने बिठाकर डांट रही थी, बहुत ज़्यादा डांट रही थी। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी और विंग के मुंह से ब्लड निकल रहा था। यहाँ से हमें छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मैडम यू जियांग फैमिया से कह रहे थे कि वो अपने बेटे को लाने जा रहे हैं। वो बेटा और कोई नहीं, विंग है। विंग जियांग फैमिया का बायोलॉजिकल सन है। जियांग फैमिया जिन्होंने अपने फादर के कहने पर मैडम यू से शादी कर लिया था, क्योंकि जियांग फैमिया का जो फादर है उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना था, उन्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस बनाना था, जिसके चलते उन्हें अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जियांग फैमिया के फादर ने जियांग फैमिया का और मैडम यू का मैरिज करवाया था। जियांग फैमिया जो कि इस मैरिज को करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो किसी से प्यार करते थे तब, और वो उन्हीं से मतलब शादी करना चाहते थे जियांग फैमिया, बट ये हुआ नहीं। मैडम यू से शादी करने के बाद जियांग फैमिया बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे, बट उन्होंने हमेशा मैडम यू को वो रिस्पेक्ट दिया, वो प्यार दिया जिसका वो हकदार है, क्योंकि जियांग फैमिया को ये लगता था कि मैडम यू तो कुछ भी नहीं जानती है ना। जियांग फैमिया के लाइफ को बर्बाद करने वाला उनका खुद का पिता है, तो वो अपने गुस्से को मैडम यू पर क्यों निकाले। मैडम यू का जो हक बनता है, जो प्यार उनके हक में है, वो हमेशा जियांग फैमिया उनको देते थे। लगभग 6 साल बीत गए थे जियांग फैमिया और मैडम यू के शादी का। इन 6 सालों में यानली और जियांग चंग पैदा हुए थे, लेकिन इन 6 सालों में कुछ और भी हुआ था, जिसके बारे में जियांग फैमिया किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैडम यू, उनको तो हर बात का खबर रहता ही है। वह अपने पति के हर एक कदम को बहुत ही बारीकी से देखते हैं, इसलिए उनके नज़रों से ये चीज़ छुपा नहीं। जियांग फैमिया का अफेयर। जियांग फैमिया अपने पुराने प्यार को भुला नहीं पाए थे, जो कि कांग्से सरन थी। कांग्से सरन एक बहुत ही लो बैकग्राउंड से आई हुई लड़की है, मतलब उनका स्टेटस उतना हाई नहीं है, बट वो खुद एक नौकरी करती है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। वो भी जियांग फैमिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जियांग फैमिया के शादी के बाद कांग्से सरन ने जियांग फैमिया से दूरी बना लिया था। बट प्यार ये इंसान को बर्बाद कर देता है। ये इंसान को इस तरीके से बर्बाद कर देता है कि इंसान ना चाहते हुए भी गलत काम कर ही देता है, और वही कांग्से सरन और जियांग फैमिया के बीच हो गया था, और उसका फल कांग्से सरन के कोख में बढ़ रहा था। हालांकि कांग्से सरन और जियांग फैमिया विंग को गलती नहीं मानते थे, वो विंग को अपना प्यार का निशानी मानते थे, लेकिन पूरा दुनिया इसे गलती ही मानेगा। जब मैडम यू को ये पता चला कि उनके पति का एक अफेयर है और उससे एक बच्चा जो कि पैदा होने वाला है, तो मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उस समय जियांग फैमिया का जो पिता है ना, वो भी ज़िंदा थे, तो उस समय जियांग फैमिया को एक बार फिर से कांग्से सरन से दूर कर दिया गया था। लेकिन जियांग फैमिया बहुत ही ज़्यादा ज़िद पर अड़ गए थे, मतलब वो अब कांग्से सरन को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्से सरन को सबके खिलाफ जाके अपनाया। अपनाने के बाद उन्होंने कांग्से सरन का ध्यान रखा। जियांग फैमिया बस ऐसा नहीं था कि वो बस कांग्से सरन का ही ध्यान रख रहे थे, वो अपने बच्चों को उनके हक का प्यार देने में बिल्कुल कतराते नहीं थे। मैडम यू के तरफ उनका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जियांग फैमिया निभा रहे थे, बट मैडम यू को ये सब भा नहीं रहा था। मैडम यू बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उनके दिल में कांग्से सरन के लिए नफ़रत भर गया था। लेकिन शायद भगवान भी इस नफ़रत को एक्सेप्ट कर लिए थे, और विंग को बर्थ देते हुए कांग्से सरन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जियांग फैमिया बहुत टूट गए थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन विंग को पाकर वो उतने ही खुश थे। विंग उनके प्यार का निशानी है, एक लौता निशानी। वो विंग को अपने दिलो जान से प्यार करके बड़ा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंग के प्रति मैडम यू का नफ़रत, मैडम यू जितना ज़्यादा कांग्से सरन से नफ़रत करती थी ना, वो सब विंग के ऊपर निकालती थी। विंग
जो कि एक नन्हा सा बच्चा था जिसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी मदर इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, उसे छोड़कर चली गई है। उस बच्चे तक को नहीं छोड़ा मैडम यू ने। उस समय से विंग का लाइफ हेल करती रही। 5 साल उम्र होते ही मैडम यू विंग को एक ऑर्फन में छोड़ कर आ गई। जियांग फैमिया को पता था कि अगर विंग इस घर में रहेगा तो जियांग फैमिया शायद विंग को बचा ही नहीं पाएंगे। एक न एक दिन विंग के साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि मैडम यू का नफरत वो दिन ब दिन कमने के जगह और भी ज़्यादा बढ़ रहा था विंग के लिए। इसलिए जियांग फैमिया ने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने विंग को अपने से दूर रखना ही सही समझा। इन 15 सालों में वो विंग से कभी मिलने भी नहीं गए थे। और अचानक से मैडम यू का ये रूप देखकर जियांग फैमिया हैरान हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों मैडम यू विंग को लाने के लिए इतना उतावले हो रहे थे। यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें फिर से विंग और मैडम यू का दिखाया जाता है। जियांग फैमिया जो कि मैडम यू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जियांग फैमिया एक हार्ट के मरीज़ बन चुके थे। उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और अभी भी उनके चेस्ट पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना कि वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो सोफे पर बैठे हुए थे और मैडम यू को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस घर में कोई भी नहीं था, मतलब जियांग फैमिली का, क्योंकि यानली का शादी हो चुका था। जियांग चंग जो कि बाहर पढ़ाई करता था और मैडम यू विंग के साथ ये सब कर रही थी, तो जियांग फैमिया कुछ कर नहीं पा रही थी। और सर्वेंट्स का इतना हिम्मत नहीं था कि वो मैडम यू के सामने आके विंग को बचाए। कोई क्यों बचाएगा, कोई क्यों अपने पेट पर लात मार के दूसरे को बचाएगा। दूसरी तरफ मैडम यू चीखती हुई कहती है, विंग तुमने ऐसा करने का हिम्मत भी कैसे कर लिया? तुमने वन रुफान के बेटे को नाराज़ करने का हिम्मत कैसे कर लिया? तुमने वन चाओ को मारा, तुमने वन चाओ के सर में मारा, जिसके चलते उसके सर में टाके लगे हैं, तुम्हें पता है? हाँ, वंस तो हमें कुछ प्रोजेक्ट नहीं दे रहे थे जो बड़े थे, लेकिन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे थे। तुम्हारे इस हरकत के बाद अब हमें वो भी नहीं मिलेगा। तुम और तुम्हारी मदर एक जैसी है, जो हमेशा हमारे परिवार को बर्बाद करने में लगी रहती है। तुम्हारी मदर ने मेरे परिवार को बर्बाद किया है और तुम बड़े होकर वही कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी सांप को दूध पिलाकर बड़ा नहीं करना चाहिए, वो बाद में अपने ही मालिक को डस देता है। ये सुनकर ना विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। विंग को बहुत बुरा लगता है जब कोई विंग के मदर को लेकर बात करता है। विंग ने अपने मदर को नहीं देखा है। विंग ने अपने मदर को बस 1-2 बार तस्वीरों में देखा था, जो जियांग फैमिया के पास है, जो जियांग फैमिया ने बहुत छुपा कर रखा था। इस पूरे घर में विंग के मदर का कोई तस्वीर नहीं है। तो विंग ने अपने मदर को बस 1 या 2 बार देखा था, वो भी बचपन में। उसे याद भी नहीं है कि उसकी मदर कैसी दिखती है, लेकिन उसे पेन होता है जब कोई उसकी मदर को लेकर बुरा भला बोलती है। विंग के पीठ में चाबुक मारा गया था। विंग जो कि एक कॉटन का टी शर्ट पहना हुआ था, वो कॉटन का टी शर्ट ना पीछे से भीग गया था खून से, क्योंकि चाबुक इतने बार मारे गए थे कि उस जगह ज़ख्म हो गया था और पूरे ब्लड से वो टी शर्ट भीग गया था। विंग बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था। उसके गालों पर भी 5 उंगलियों का निशान बैठ गया था। उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। विंग को नहीं पता कि उसने कल रात क्या किया है। विंग को घर पे आके ही पता चला कि मैडम यू ने विंग को जिसके साथ भेजा था, वो इंसान वो नहीं है जिसके साथ विंग ने नाइट स्पेंड किया है। विंग ने किसी अलग ही इंसान के साथ नाइट स्पेंड किया था। बट विंग का इसमें कोई गलती नहीं है। विंग होश में नहीं था। विंग को कुछ दिया गया था जिसके चलते विंग अपने होश में नहीं था। मैडम यू ने विंग का हाथ पकड़ा, विंग को उठाया और बोला, निकलो, मेरे घर से निकलो। एक दिन हुआ नहीं तुम आए हो और तुमने बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अब और नहीं, जाओ अपने उस अनाथ आश्रम में लौट जाओ। यहाँ पर दोबारा मत आना, कभी मत आना। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा ये मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता है, कोई भी नहीं। विंग जो कि बस अपने
फादर को देख रहा था, जो अपने चेस्ट को पकड़ के ना आंखों में आंसू लेकर विंग की तरफ देख रहे थे। उनका फेस देखकर विंग समझ रहा था कि उनके फेस में बेबसी था और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो विंग को हेल्प नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्होंने पहले किया था और ना ही वो आज करेंगे। इसलिए ना विंग बस अपने नज़रों को हटा लेता है। मैडम यू विंग का बैग विंग को थमाते हैं और उस घर से, जियांग हाउस से निकाल देती है विंग को। विंग कल ही आया था इस घर में। मैडम यू विंग को ऑर्फनेज से लेने के लिए गई थी, जो देखकर विंग बहुत कंफ्यूज था, लेकिन उसने ना मना नहीं किया। उसके दिल में थोड़ा सा लालच आ गया था। उसे लग रहा था शायद उसे सब चाहते हैं, शायद उसे एक फैमिली मिलेगा, शायद उसका फादर शायद उससे प्यार करते हैं ना, इसीलिए उसे वापस बुला रहे हैं। ये सोचते हुए विंग खुश हो गया था, लेकिन विंग दुखी भी था अपने इस परिवार को, जिसके साथ विंग ने अपना पूरा अब तक का लाइफ बिताया है और इतना हैप्पीनेस भरा लाइफ बिताया है। उनको छोड़कर जाना होगा। मैडम यू जो कि पूरा टाइम बहुत ही ज़्यादा केयर दिखा रही थी विंग के लिए, प्यार दिखा रही थी, बट अभी मैडम यू खुद विंग को इस घर से निकाल रही है। विंग उस बैग को लेकर चलना स्टार्ट करता है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बस चल रहा था। चलते चलते वो स्टेशन में पहुंचा, जहाँ पर जाके वो बैठ गया था। स्टेशन में जो ट्यूब होते हैं ना पानी पीने के लिए, वहाँ से उसने पानी पिया और अपने टी शर्ट को बदला, क्योंकि आसपास के लोग जा रहे थे और विंग को देख रहे थे। विंग के टी शर्ट में पीछे खून लगा हुआ था, तो वो देख रहे थे। विंग ने अपने टी शर्ट को बदला, अपने खून भरे टी शर्ट को भी अपने बैग के अंदर रख दिया और फिर विंग बैठ गया। विंग के पास टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं है। विंग याद कर रहा था कल रात को क्या हुआ। अब कल रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कल रात विंग अपनी मदर के साथ, मतलब मैडम यू के साथ बाहर गई थी। मैडम यू बहुत ही तैयार होके विंग को तैयार करके अच्छे से महंगे कपड़े पहनाकर लेकर गई थी उस होटल में, जिस होटल में विंग ने नाइट स्पेंड किया था। उस होटल में मैडम यू लेकर जाती है। जाने के बाद मैडम यू विंग को डिनर के लिए, मतलब डिनर प्रिपरेशन के लिए ही लेकर गई थी कि हाँ हम डिनर करेंगे और मेरा एक फ्रेंड का बेटा भी आएगा, तो हम सब एक साथ डिनर करेंगे। वहाँ पर वन चाओ भी आया था। मैडम यू, विंग, वन चाओ ये तीनों बैठकर एक साथ ही डिनर करते हैं। डिनर के वक्त ही विंग को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। हालांकि विंग ने वाइन नहीं पिया था, ना ही उसने किसी तरह का अल्कोहल पिया था, बट फिर भी उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहाँ से विंग उठकर वॉशरूम के लिए चला गया था। उसके बाद विंग को कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ था। विंग ये सब कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक दर्द भरा मुस्कुराहट आ गया। उसे इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन अफसोस वो किसी काम नहीं आया, वो किसी भी काम का नहीं है। ये सोचते हुए ना विंग के दिमाग में एक बात आया। ग्रैनी ने विंग को एक पोटली दिया था आते वक्त, तो उस पोटली को ना विंग ने बैग के अंदर ही रखा था। तो विंग जल्दी से उस पोटली को निकालती है। निकालने के बाद विंग ने देखा कि वहाँ पर कुछ पैसे हैं और वहाँ पर गांव का जो ट्रेडिशनल तालिस्मान्स होते हैं ना, नज़र न लगे या फिर बुरे साए से दूर रखे, वो तालिस्मान्स भी थे जो विंग के सेफ्टी के लिए ग्रैनी ने दिया था। और वहाँ पर पैसे भी थे। हालांकि ये पैसे बहुत कम थे, बट विंग इन पैसों से अपने गांव, अपने ऑर्फनेज में, अपने घर में, वही तो विंग का घर है, वहाँ पर विंग जा सकता है, वहाँ पर विंग जा सकता है। ये सोचते हुए विंग ने टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गया। एक बार फिर विंग ट्रेन के खिड़कियों से देख रहा था इन बड़े बड़े इमारतों को पास होते हुए। वो एक बार फिर इस रास्ते से ही दूर, बहुत दूर, अपने उस ऑर्फन में, अपने उस गांव में रहने जा रहा है, जहाँ से महज एक दिन पहले ही विंग अपने दिल में होप लेकर आया था कि उसका फैमिली, जिस फैमिली ने विंग को सालों पहले अबैंडन कर दिया था, उस फैमिली में विंग एक बार फिर शामिल हो पाएगा। वो फैमिली विंग को एक बार फिर से अपनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए और विंग ने आंसुओं को पोंछा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो थोड़ा इमोशनल एपिसोड था और बहुत सैड भी, बट डोंट वरी, इमोशन
ज़रूरी होता है, हर एक एफर्ट में ज़रूरी होता है। इमोशंस के बिना अच्छा नहीं लगता, बट लिमिटेड, ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी, इसमें सब कुछ इसके बाद हैप्पी है। ज़रूर बताना ये एफएफ कैसा लगा है आप सबको, और कल मिलते हैं। बाय बाय।